हेलो एवरीवन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन आरआरबी एग्जाम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आरआरबी के अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 7। आज का पहला क्वेश्चन है, विच टर्म डिड द फार्म साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन coin which imply productivity, improvement in perpetuity without ecological and social harm। कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने कौन सा शब्द गढ़ा जिसका अर्थ है पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना अस्थायी रूप से उत्पादकता में सुधार। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एम एस स्वामीनाथन अपने एवरग्रीन रेवोल्यूशन यानी सदाबहार क्रांति या कहें हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है लगातार कृषि में उत्पादकता को बढ़ाना। लगातार कृषि उत्पादन को बढ़ाना इसका लक्ष्य था। एवरग्रीन जो रिवॉल्यूशन है या हरित क्रांति है, इसका लक्ष्य था उत्पादकता में वृद्धि, लेकिन बिना अस्थायी रूप से पारिस्थितिक और सामाजिक हानि को बिना अस्थायी रूप से प्रभावित किए बिना सुधार। इसमें मृदा, जल और जैव संरक्षण पर जोर दिया गया। जैव संरक्षण पर जोर दिया गया। तो याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन का संबंध एवरग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? आसान सा सवाल है। यह कैगा कर्नाटक में है। कर्नाटक में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, यह जो परमाणु रिएक्टर है वह PHWR तकनीक से बनाए गए न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। यानी यहाँ इसमें प्रेशराइज हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है। पूरे दक्षिण भारत में बिजली उत्पादन का यह महत्वपूर्ण स्रोत है। बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। तो याद रखिएगा, कैगा कर्नाटक में है। कैगा न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्लेसेस इन इंडिया इज फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस। भारत में निम्नलिखित में कौन सा जगह अपने हीरा के खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा का खदान पन्ना में, मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश में है, जहां विश्व स्तरीय गुणवत्ता युक्त हीरे जो होते हैं वह मध्य प्रदेश के पन्ना में पाए जाते हैं। इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पन्ना इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट सिलचर इन आसाम विथ डैश इन गुजरात। जो पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के कहाँ से जोड़ती है, आपको बताना है। तो जो पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर है यह सिलचर को असम से गुजरात के पोरबंदर से जोड़ती है। पोरबंदर जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है। जो यह पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर है, यह भारत की जो बहुप्रतीक्षित है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। यह उसका प्रमुख हिस्सा है। इसकी जो कुल लंबाई है वह लगभग 33 किलोमीटर है। 33 किलोमीटर, जो कि पूर्वोत्तर को पश्चिम से जोड़ता है। इसका उद्देश्य था ऑब्वियस है पश्चिम व्यापार और पश्चिम पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार के आवागमन को तेज करना। तो याद रखिए, पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। विच रिवर सेक्शंस वाज डिक्लेयर एज नेशनल वाटरवे 2 इन 1988। किस नदी के हिस्से को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के बारे में पढ़ेंगे। 1988 में ब्रह्मपुत्र के
धुबरी से सादिया के बीच जो यह खंड है, जलखंड है, उसे वाटरवे 2 घोषित किया गया। यह असम के पूर्वोत्तर में जल परिवहन का यह प्रमुख केंद्र, पूर्वोत्तर में जल परिवहन के लिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका उपयोग जो है ब्रह्मपुत्र धुबरी से सादिया का भी जो वाटरवे है, इसका उपयोग भारी माल के ढुलाई के लिए किया जाता है। भारी माल के ढुलाई के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल वाटरवे नंबर 1 ऑन द गंगा रिवर कनेक्ट इलाहाबाद विथ। गंगा नदी पर पहला है जलमार्ग संख्या 1 जो कि इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। हल्दिया कोलकाता में है, हल्दिया कोलकाता में नहीं, पश्चिम बंगाल में है। तो जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच लगभग 1620 किलोमीटर लंबा है। यह यूपी, बिहार, झारखंड के साथ साथ यह वेस्ट बंगाल को भी जोड़ता है। इसका प्रयोग जो होता है वह औद्योगिक माल के ढुलाई के लिए, औद्योगिक माल की ढुलाई के लिए, खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए और कोयला के लिए, क्योंकि कोयला का जो प्रमुख केंद्र है झारखंड में, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इनकॉर्पोरेटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का गठन किस वर्ष हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, कहाँ? झारखंड के जमशेदपुर में। झारखंड के जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा के द्वारा इसका गठन 1907 में किया गया था। यह भारत की पहली निजी कंपनी थी, निजी कंपनी थी क्या? अभी भी है, और इसे अभी टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया इज इन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ है? यह बैरन द्वीप में है। अब बैरन द्वीप कहाँ है? तो यह अंडमान में है। अंडमान में बैरन द्वीप है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। कभी कभी यहाँ ज्वाला फूटते या लावा का प्रवाह देखा जाता है, तो इसे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज। सूर्य की चमकदार सतह को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। सूर्य के प्रकाशमान भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है, फोटोस्फीयर। इसका जो टेम्परेचर होता है वह लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो हम लोग सूर्य की प्रकाश और जो ऊष्मा प्राप्त करते हैं वह इसी प्रकाश मंडल से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला सवाल, विच प्लानेट इज नोन एज द अर्थ्स ट्विन। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो यह है वेनस। वेनस जो है वह आकार, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी से काफ़ी समान है। यानी इन दोनों ग्रहों का जो आकार, घनत्व और द्रव्यमान है वह लगभग समान है। इसलिए इन दोनों ग्रहों को जुड़वा ग्रह के रूप में कहा जाता है। पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और सल्फ्यूरिक एसिड की मोटी परत पाई जाती है। शुक्र पर एसिड की परत पाई जाती है। जो शुक्र का सतह है वहाँ पर
मोटी सल्फ्यूरिक एसिड की परत और उनके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह सबसे चमकीला है जिससे कि यह रात में आसानी से दिखाई दे जाता है। हाउ मेनी मून्स डज प्लानिट मार्स हैव एज ऑफ अक्टूबर 2020? अक्टूबर 2020 तक मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो काफ़ी चर्चित मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, दो हैं, फोबोस एंड डिमोस। फोबोस और डिमोस दो प्रमुख मंगल के उपग्रह हैं। इनके आकार जो है वह आकार अनियमित है और यह अस्थिर है, यानी कोई एक जगह स्थिर नहीं रहता है। अनियमित के साथ साथ यह अस्थिर भी है। ठीक है, इसकी खोज है ना असफ हॉल ने की थी। असफ हॉल जो कि अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया दो, फोबोस और डिमोस। अगला सवाल है, विच इज द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन विच अपीयर्स इन द अर्ली समर नाइट्स विच हैज ए बियर शेप? सबसे प्रसिद्ध नक्षत्र कौन सा है जो शुरुआती गर्मी के परत में गर्मी की रातों में दिखाई देता है और जिसका आकार भालू जैसा होता है? तो इसे कहते हैं सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल या उर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। यह आकाश में भालू जैसा दिखता है, भालू जैसा दिखता है। इसे भारत में इसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। गर्मी के दिनों में यह आसानी से साफ बादल में दिखाई देते हैं। डैश इज ए टाइप ऑफ crescent shaped sand dune formed in desert region where is the wind direction is very constant. डैश एक अर्धचंद्राकार रेत का टीला है जो रेगिस्तानी क्षेत्र में बनता है जहां हवा की दिशा बहुत स्थिर होती है। तो इसे कहते हैं बारचन। बारचन या हिंदी में बरखान भी कहा जाता है। यह रेत का टीला होता है, अर्धचंद्राकार रेत का टीला कहते हैं। अर्धचंद्राकार रेत का टीला। ठीक है, यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में वहां बनता है जहां हवा की दिशा स्थिर होती है। सहारा और थार रेगिस्तान में इसे प्रायः देखा जाता है। सहारा और थार में ऐसे अर्धचंद्राकार बरखान या बरचान को आसानी से देखा जा सकता है। द स्वेज कनाल विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर कॉमर्स वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? जो स्वेज नहर है वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किस देश में बनाई जाती है? किस देश में बनाई गई थी? स्वेज नहर यह मिस्र में बनाई गई थी। ठीक है, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो स्वेज नहर है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्लियर है? इसका निर्माण 1859 से लेकर 1869 के बीच हुआ था। यूरोप और एशिया के बीच यह व्यापारिक नौवहन का सबसे छोटा मार्ग था। यूरोप और एशिया के बीच ये व्यापार का प्रमुख मार्ग था। ठीक है, याद रखिएगा 1859 से लेकर 1869 के बीच यह बना था। कई बार पूछा गया कि यह किन दोनों कहाँ से कहाँ के बीच है? तो यह भूमध्य सागर से लाल सागर के बीच है, मिस्र में। तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र। द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ पॉपुलेशन बाय जेंडर एंड एज एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज द। जनसंख्या का लिंग और आयु के आधार पर किसी समय पर विभाजन दर्शाने वाले आरेख को क्या कहा जाता है? तो यह चार्ट के बारे में पूछा गया है। पॉपुलेशन पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड, जिसमें पॉपुलेशन पिरामिड जिसमें हम जनसंख्या का लिंग और आयु के आधार पर समय पर विभाजन और
विभाजन को दर्शाते हैं किसके द्वारा? आरेख के द्वारा। इसका प्रमुख प्रयोग जो होता है जनसंख्या से जुड़े नीति निर्माण में किया जाता है, इसलिए इस प्रकार के आरेख को बनाया जाता है। नीति निर्माण में यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया? भूमि क्षेत्रफल यानी वर्ग किलोमीटर के अनुसार यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है? आसान सा सवाल है। यूरोप का ही क्या है, विश्व का सबसे बड़ा देश जो है एरिया में, वह है रसिया। रसिया विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसका जो बड़ा भाग होता है वह एशिया में है और कुछ हिस्सा यूरोप में है। इसका कुछ हिस्सा एशिया में भी है और कुछ हिस्सा यूरोप में है। ठीक है, तो याद रखिएगा रसिया इसका राइट आंसर है। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका बाय एरिया एंड पॉपुलेशन? क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में पहले स्थान पर है। दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में पहले स्थान पर है। अमेजन नदी जो है, अमेजन नदी जो कि विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है, वह यही है। कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील काफ़ी अग्रणीय है, इस बात का ध्यान रखिएगा। द सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सुंदरवन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? सुंदरवन जो कि अपने सुंदरी वृक्ष के लिए विख्यात है, यह पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। रॉयल टाइगर जो कि समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह जो सुंदरवन है वह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध है। सुंदरवन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही जोड़ा गया है। हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें कुल 6 अनुसूचियां हैं, जिसमें अनुसूची 1 और 2 में कठोर संरक्षण के प्रावधान हैं। जो शेड्यूल 1 है और शेड्यूल 2, यह 2 शेड्यूल हैं जिसमें कठोर संरक्षण के प्रावधान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल इज एन एग्जाम्पल ऑफ? अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट है, अपने सुंदरी वृक्ष के लिए विख्यात है। यहाँ ज्वारीय खारी पानी में यह उगाया जाता है। मैंग्रोव वन जो होते हैं ज्वारीय खारे पानी में उगते हैं। तट संरक्षण और जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रमुख है। तट संरक्षण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स ए रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट तैयार करता है? संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट तैयार करता है। ऑप्शन है आरपीपीओ, IUCN, WWF या OIE। आसान सा सवाल है। IUCN कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, हालांकि इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय संघ वन्यजीव संरक्षण संघ। यह विश्व स्तरीय संघ है। किसके लिए?
तो वन्य जीव के संरक्षण के लिए इसका उद्देश्य है जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देना, जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ाना। तो याद रखिएगा, IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट तैयार करता है। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो यह है 1973 में। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। जो भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत पहला टाइगर रिजर्व था, उसका नाम था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट फर्स्ट टाइगर रिजर्व था, फर्स्ट टाइगर रिजर्व था। ठीक है, तो यह 1973 में था, इसका राइट आंसर। द बेस्ट प्रैक्टिस दैट इज इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल वेस्ट डिस्पोजल इज? जैविक अपशिष्ट के निपटान में अपनाई जाने वाली सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? तो इसके लिए है, सर्वोत्तम तरीका है इंसिनरेशन, जैविक दहन। दहन जो है इसका प्रमुख तरीका है जिसमें अपशिष्ट को उच्च तापमान पर जलाया जाता है। ठीक है, तो दहन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस का हिस्सा नहीं है? तो जो प्रमुख गैस हैं जो कि इसका हिस्सा है उनमें कौन कौन है? CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, तो यह 3 प्रमुख गैस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसों में योगदान देती है, ऑक्सीजन का योगदान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन? भारतीय संविधान का संविधान सभा ने किस तिथि को अपनाया और अधिनियमित किया था? भारत के संविधान में यह ऐतिहासिक घटना था जब 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रमुख योगदान था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। हु इज कंसिडर्ड एज द, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के निर्माता एवं संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। इन्होंने ही संविधान का जो मूल मसौदा होता है, मूल मसौदे का ड्राफ्ट तैयार किया था। किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। इन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर विशेष जोर दिया था। क्लियर है? अगला सवाल है, द इंस्पायरेशन फॉर द एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज ड्रॉन बाय फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम? भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाने की प्रेरणा किस देश से ली थी? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया था। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारी संसदीय व्यवस्था, वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, वह नेतृत्व और संसदीय जवाबदेही प्रधानमंत्री में ही होती है।
भारत में दो प्रकार से दो स्तरीय सरकार होती है, एक होती है केंद्र और दूसरा होता है राज्य। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। भारत के संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा किससे ली गई? तो यह ली गई कनाडा के संविधान से। कनाडा से संघीय ढांचा का मॉडल लिया गया। संघीय ढांचा का मॉडल कनाडा के संविधान से लिया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकार स्पष्ट रूप से विभाजित किए गए। ठीक है। और विवाद के में केंद्र को प्रमुखता दिया गया। Which of the following features of the Constitution of India is borrowed from the Constitution of the United Kingdom? अभी अभी पढ़ा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? तो यूके से लिया गया एकल नागरिकता, सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत के सभी नागरिक जो है वह एक समान नागरिक अधिकार और कर्तव्य रखते हैं। ठीक है। और उन्हें सिर्फ एक प्रकार की नागरिकता दी गई है। द प्रोसेस ऑफ amending द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था यह किस संविधान से ली गई है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह अवधारणा ली गई है, जिसमें राज्यसभा के सदस्यों का जो प्रारूप है दक्षिण अफ्रीका में भी और भारत में भी, दोनों में इसी मॉडल से प्रेरित रखा गया है ताकि संघीय ढांचे को संतुलित बनाए रखा जा सके। द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाज सेट अप ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इन द फॉर्मर प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ डैश इन 1688। ब्रिटिश काल के दौरान पहला नगर निगम 1688 में पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन डैश में स्थापित किया गया। तो यह कहाँ स्थापित किया गया? पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन, जो कि अब चेन्नई जो है वह पहला नगर निगम स्थापित हुआ, जिसका उद्देश्य था स्थानीय प्रशासन और कर संग्रह के उद्देश्य से ब्रिटिश समय में पहला नगर निगम स्थापित किया गया। इसके बाद बम्बई और कोलकाता में भी नगर निगम स्थापित किए गए। Who was the temporary president of the first meeting of the Constituent Assembly held on December 1946? 1946 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एंड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग और कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के पार्ट 4A और अनुच्छेद 51A। तो इसका राइट आंसर होगा पार्ट 4A और आर्टिकल 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसे भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में यह बताया गया कि प्रत्येक नागरिक के अधिकार के साथ साथ कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी दी गई है। तो याद रखिएगा पार्ट 4A। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं।
एक शपथ समारोह जो कि संसद में होती है, संसद में एक शपथ समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन में उनके राष्ट्रपति को संवैधानिक पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फॉर राज्यसभा मेंबरशिप द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स मेंबर्स ऑन द basis of their excellence in literature, science, art and social service and the rest are elected। राज्यसभा के सदस्य के लिए राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर सदस्यों को नामित करते हैं और बाकी का चुनाव होता है। तो इसमें कुल 12 सदस्य नामित होते हैं, जो कि पहले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट होते हैं, इन्हीं लोगों को नामांकित किया जाता है। ठीक है, तो याद रहे 12 सदस्य होते हैं जो कि राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ विच कम्युनिटी टू लोकसभा। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 हिस्सों को नामित कर सकते हैं, 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं? एंग्लो इंडियन। हालांकि यह प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन जो कि लोकसभा में शामिल किए जाते हैं, उनका प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया। Who among the following is the supreme commander of the Indian Armed Forces? निम्नलिखित में से भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में होते हैं। वायुसेना, सेना, वायुसेना और नौसेना के संचालन का अंतिम निर्णय जो होता है वह राष्ट्रपति ही करते हैं, और यह संवैधानिक अधिकार है, इनका संवैधानिक अधिकार है। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यह जो नियुक्ति होती है वह मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर की जाती है। पहले मुख्य न्यायाधीश का चयन किया जाता है, फिर मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जिसके कारण जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। तो याद रखिए, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? अभी हाल में देखा होगा, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदन के सदस्य एक विशेष एक गुप्त मतदान पद्धति और अनुपात प्रणाली से संसद के दोनों सदनों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चयन होता है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में या सभापति के रूप में कार्य करते हैं। हु इज द हेड ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी? नीति आयोग, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। परमाणु कमांड प्राधिकरण, नीति आयोग, मंत्रिमंडल की नियुक्ति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, यह प्रधानमंत्री के अधीन होता है। जैसे ही नीति आयोग आए सीधा प्राइम मिनिस्टर इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह 552 है, 552 है। ठीक है, जिसमें 530 सदस्य जो होते हैं, 530 सदस्य वह राज्य से चुने जाते हैं। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से और 2 जो कि एंग्लो इंडियन अब नहीं मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो टोटल 552 सदस्यों की संख्या होता है। 2 अब नहीं एंग्लो इंडियन है, इनका प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। इनका प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है किसके? हमारे संविधान के 104वें संशोधन के द्वारा है। याद रखिएगा, इसमें कई बार सवाल पूछा गया है। 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की जो मनोनीत किया जाता था उसके प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव
कौन करता है? ऑब्वियस है, लोकसभा के सभी सदस्य जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यह भी गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होता है, और जो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वह लोकसभा के कार्यकाल के बराबर होता है। द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड, भारतीय संसद के निचले सदन को लोकसभा के नाम से जानते हैं। आसान सा सवाल है। इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष है। आर्टिकल 184 के अनुसार यह निर्धारित किया गया है। राज्यसभा के जो सदस्य है उसका निर्वाचन राज्य के विधानसभा के द्वारा किया जाता है, राज्य के विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यह भी एक विशेष अनुपातिक प्रणाली के आधार पर किया जाता है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। मैंने पहले भी बताया जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्य करते हैं, यह उसके पदेन अध्यक्ष कहलाते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया, भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु है 35 ईयर्स। आर्टिकल 157 में इसकी योग्यता का निर्धारण किया गया है। आयु और नागरिकता की योग्यता सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो याद रखिए राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष एज चाहिए। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया, भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वह बनी थी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, यूपी के। इनका कार्यकाल 1963 से 1967 के बीच रहा था। ठीक है, द टेन्योर ऑफ विलेज पंचायत इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स, ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है ऑब्वियस है 5 वर्षों का होता है। आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द इन 1957, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश सबसे पहले 1957 में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। 2 समिति प्रमुख है, एक बलवंत राय मेहता समिति और दूसरा है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने भी पंचायती राज से संबंधित सिफारिश किया था, लेकिन इनका जो सिफारिश था वह 2 स्तरीय पंचायत समिति का था। ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति का था त्रिस्तरीय पंचायत समिति का प्रावधान, जो कि 1957 में था, तो इसे ही अपनाया गया। याद रखिए बलवंत राय मेहता समिति। तो ये था मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का आज वीडियो नंबर 7। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।